मैं इसे मानने से न सिर्फ इनकार करता हूं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान में दिए गए एक निर्णय से लिए गए शब्दों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अवमानना के मामले में कोर्ट स्वयं ही पीड़ित, न्यायाधीश, वकील और जल्लाद नहीं बन सकती। अगर मेरी बातें आपको नीचता लगती हैं वकील साहब, तो मुझे भी इस न्यायिक व्यवस्था की नीचता पर अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है। हाल ही में कई मुख्य न्यायाधीशों ने 4.4 करोड़ लंबित कोर्ट मामलों पर लगातार बोला है अपने रिटायरमेंट डेज में। मेरा प्रश्न यह है वेणुगोपाल जी कि टाइम पास मैं कर रहा हूं या आप लोग, जिनके लिए गरीबों की व्यथा कुछ भी नहीं है। आप 90 साल के हैं, आपको अवकाश ले लेकर घर में नाती पोते खिलाना चाहिए और अपनी वय से आधे वय के किसी युवा को यह कार्य करने दीजिए जिसे यह पता हो कि दुनिया बदल रही है और भारतीय लोकतंत्र की कोई भी संस्था किसी व्यक्ति के विचारों को दबाने की कोशिश में संविधान की मूल अवधारणा के विरुद्ध जाती है। कोर्ट चाहे नाम में सुप्रीम भले लगा ले, वह मेरे संविधान प्रदत्त अधिकारों से परे नहीं है, जहां मैं विष्ठा को सोना सिर्फ इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि उसका रंग पीला है। आप शब्दकोश लेकर बैठिए और मुझे वल्गर, विटुपरेटिव, आउटरेजस, ग्रॉस आदि कहिए, क्योंकि एक शब्द से तो आपके 90 साल का ज्ञान बाहर आ नहीं पाता। इससे मेरे व्यवहार में धेले भर का अंतर नहीं आएगा। अश्लील मैं नहीं, अश्लील आपका पूरा तंत्र है। मुझे जेल में डालिए, तब जाकर मेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। इससे भी बेहतर फांसी पर चढ़ा दीजिए, गिलोटिन में कटवा दीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने राजदीप सरदेसाई से लेकर प्रशांत भूषण जैसे लोगों के मामले में 1 रुपये की भीख ले ली, आप कुछ भी कह देने में सक्षम हैं। इसलिए मैं डिसेंट और सेफ्टी वॉल्व और डेमोक्रेसी जैसे खोखले शब्द नहीं बोलता। मैं वही टुच्ची सड़क छाप भाषा बोलता हूँ जिसका नाम हिंदी है, क्योंकि अच्छी भाषा तो वह है जिसमें आपको अनुवाद करके पढ़ना होता है अंग्रेजी में। इस अभिजात्य अभिमान के प्रक्षेपास्त्रों से आप मुझे पराजित नहीं कर सकते। मैं कर्ण की भूमि अंग प्रदेश से आया हूं, जिसे मारने के लिए अर्जुन को युद्ध के नियम तोड़ने पड़े थे। मैं भी जनता से कर्ण की ही तरह वचनबद्ध हूं कि मैं आपके ही परिष्कृत शब्दों में स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर वाला व्यक्ति हूं। मुझ पर ब्रह्मास्त्र चला लो जब मैं रथ के पहिए गड्ढे से निकाल रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आज सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली पहले 2-3 दिन पहले एक धमकी दी थी उत्तर प्रदेश सरकार को और योगी सरकार को वस्तुतः, और उसी पे उन्होंने फाइनली जो है योगी सरकार ने रिलेंट किया है और उसी पे निर्णय जो है फाइनल आया आज सुनवाई के बाद। और ये हुआ क्या था कि एंटी-सीए प्रोटेस्ट जो थे, और प्रोटेस्ट बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि आप फर्जी टाइप का शब्द है, जो दंगे हुए थे उसके हिसाब से। तो उस वक्त में जिस तरह से दंगे हुए थे और जितने केसेस बने थे, तो उसी पे सरकार ने जो है फाइनली सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स के बाद रिलेंट किया है। और जो रिकवरी कर रहे थे, जो आपने देखे होंगे कि पोस्टर्स लगे थे, अगर आपको याद हो, राइट्स के बाद पोस्टर्स लगे थे, आप एक ये भी, हाँ ये वाला देखिए आप, कि चौराहों पे दंगाइयों के पोस्टर लगाए गए थे और उसके बाद योगी सरकार ने कहा था कि हम इनसे भरपाई करेंगे। अब जब योगी सरकार ने इस तरह की बात कही तो सुप्रीम कोर्ट में किसी ने एक अर्जी लगाई कि ये गलत है, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो जो बातें बोली हैं कि आप शिकायतकर्ता भी हैं, वकील भी हैं, जज भी खुद ही हैं, ये संभव नहीं है और आपको जितने भी केसेज हैं सारे वापस लेने पड़ेंगे। और वापस ही नहीं लेने पड़ेंगे बल्कि आपने जितना पैसा रिकवर किया है नोटिस भेज के लोगों को, उन सब को डैमेजेस जो है वापस करने पड़ेंगे। ये सारी चीजें चुनाव के बीच में हो रही हैं। जब चुनाव चल रहा है और उसके बीच में इस तरह की चीजें जब होती हैं तो उसके संदर्भ और मायने बदल जाते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को देखते हुए ये निर्णय दिया है, लेकिन चुनाव के समय में ये आया है और इसका प्रभाव चुनाव पे पड़ना ही पड़ना है। अब आप इस 3 बातों को आप गौर से पढ़िए और फिर एक डेटा आप देखिए कि कुल 106 एफआईआर्स हुई थी, प्राथमिकियां दर्ज हुई थी इन दंगाइयों पे। 833 दंगाई थे उत्तर प्रदेश में और 274 लोगों को, अब हो सकता है ना कि एक ही परिवार के 3-4 भाई हों, वो भी जो है मिल के चले गए होंगे कि कहाँ जा रहे भैया, चलो चलो दंगा करते हैं, इस तरह की चीज। तो वो दंगा करने के लिए चले गए, तो उसी में 274 रिकवरी नोटिस गए थे और उसमें से 38 केस क्लोज हो चुका है और 236
पे ऑर्डर गए थे, मतलब कि इनसे रिकवर किया जाए, नोटिस जारी हुए थे और बाकी को शायद नोटिस 38 जो है केस क्लोज हो गए थे। तो ये पूरी जो है एक कहानी है। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे दंगों की वो कहानी कहना चाहता हूं जिसके कारण स्थिति यहां तक पहुंची है और हम और आप इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। अब देखिए कि जामिया मिलिया इस्लामिया, आपको याद होगा, 15, 16 और 17 दिसंबर 2019 को विद्यार्थियों ने, जिसमें से लगभग 750 वहां पे जामिया के कंपाउंड में 750 फर्जी आई कार्ड पकड़े गए थे पिछले 2-3 महीने में। मतलब पीएफआई के जो ये दंगाई थे वो वहां पे रुके हुए थे, वहां रह रहे थे और वेट कर रहे थे कि समय उनका कब आएगा और कब वो दंगा करें। उसके बाद क्या होता है कि 15, 16 और 17 3 दिन आप देखे होंगे कि लाइब्रेरी से पत्थरबाजी हुई, फिर पुलिस घुसती है, पुलिस उनको बोलती है कि आप अच्छे बच्चे हैं, आप बाहर आ जाइए, इस तरह की चीजें। वो बाहर नहीं आते हैं। बसों को जलाया जाता है, सीएनजी सिलेंडर वाली बसों को, जिसमें अगर आग लग जाती और वो सिलेंडर तक पहुंच जाती, सिलेंडर फटता, तो 1-2 ब्लॉक जो है अपने पेरिफेरी में, सरकमफेरेंस में, परिधि में लेकर वो पूरा मटिया मेट कर सकता था। इतनी क्षमता होती है एक बस की, अगर वो बम की तरह इस्तेमाल किया जाए। सौभाग्य से वैसा हुआ नहीं। उसके बाद बात उड़ाई गई कि पुलिस ने फायरिंग की है, और आपको याद होगा कि रवीश कुमार समेत कई लोग जो है जा रहे थे कि होली फैमिली हॉस्पिटल में पुलिस ने फायरिंग की है और हमें छर्रे मिले हैं, इस तरह की चीजें मिले हैं। बाद में उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था कि पुलिस ने चलाई, किसने चलाई है। और कई दंगाई जिसमें 10 चार्जशीटेड अपराधी थे, जिनके पहले से जिनके ऊपर केसेस चल रहे थे, वो लोग पकड़े गए थे। अब आप पूछेंगे ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूं, इसका है आगे, इसकी एक कड़ी जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ती है। तो आपको याद होगा कि यहीं पे शर्जील उस्मानी आया था और यहीं पे हम क्या चाहते, आजादी और हिंदुओं से आजादी, हिंदुत्व की कबर खुदेगी, इस तरह के नारे लगे थे और ये जामिया के सामने की सड़कों पे लगे थे। अब क्या होता है कि ये जब होने लगता है तो योगी जी अपनी टीम के साथ मीटिंग करते हैं कि इस तरह की चीज अब एक यूनिवर्सिटी में अगर वहां हुआ है तो ये आएगा हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक भी, क्योंकि वहां से योगी जी को रिपोर्ट आने लगी थी। और ये संवाद मैं इसलिए बता रहा हूं, ये मेरा फर्स्ट हैंड मतलब संवाद है योगी जी के साथ, और वो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं कि उस वक्त क्या हुआ था। वहां पर जब जब स्थिति ऐसी बनने लगी, लगने लगा कि यहाँ के भी स्टूडेंट्स जो हैं उसी तरह से भड़केंगे, और फिर जो निकाला गया उनका, तो वहां पे खिलाफत 2.0 जिन्ना की बातें हो रही हैं और वहां पे भी स्पीचेस दिए गए थे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को काटने की बातें हो रही थी। तो ये सारा वहां पे भी उबल रहा था। तब योगी जी ने यहाँ से फोर्स भेजा, वहाँ के वाइस चांसलर को बोला कि आप जो है जिम्मेदारी लीजिए और इनको शांत करवाइए। पुलिस की टुकड़ियां लगातार भेजी गई, उधर से पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन उसको एक दिन के अंदर कटेल कर दिया गया, कंटेन कर लिया गया। ये है कहानी की जामिया से एमयू तक कैसे आया। उसके बाद आपको याद होगा कि धीरे धीरे इसने मेरठ में, आपको लखनऊ में, इलाहाबाद में, मतलब मेन सिटी जो हैं जहां जहां पे, उन सब जगहों पे जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन थी या शैक्षणिक संस्थान थे, आप छोटे छोटे यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में इस तरह की दंगों की बातें होने लगी। लेकिन वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं चली। हालांकि कुछ लाशें यूपी में भी गिरी हैं दंगों में, कई लोग घायल भी हुए। आपको याद होगा एक सलमान था जो बोल रहा था कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और उसने गन लेके कांस्टेबल मोहित थे उनके पेट में गोली मारी थी। ये वाला हिस्सा आपको मीडिया ने नहीं दिखा, जो भी है। तो इसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त इंटरवीन नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त भी ज्ञान दे रहा था, इंटरलॉक्यूटर्स और इस तरह की चीजें जो है वहां पे भेज रहा था। हजारों लाशें गिर सकती थी, क्योंकि प्लान ही वही था। शर्जील इमाम का स्पीच याद कीजिए कि क्या 500 शहरों के मुस्लिम सड़कों पर बाहर आकर चक्का जाम नहीं कर सकते, ये उसका एग्जैक्ट स्टेटमेंट था। आपको उमर खालिद याद होगा, फिर बाकी दिल्ली राइट्स का तो पूरा चैप्टर ही अलग है जिसमें 53 लाशें गिरती। तो
ये जब होता है तब सरकार जो है पोस्टर्स लगवाती है लोगों के चौराहों पे, वहां पे क्रिटिसिज्म होता है कि आप जो है उनकी डिग्निटी को और ये उसको डाल लहसुन तमाम तरह की चीजें होती है, प्रभावित कर रहे हैं मानवाधिकार, ये वो फलाना टिमका पोस्टर्स लगते हैं। उसके बाद रिकवरी के लिए जो है जाता है उनको नोटिस। तो उसी के बाद मानवाधिकारों की बात करते हुए दंगाइयों को बेचारा कहते हुए आज जो स्टेटमेंट आया है डीवाई चंद्रचूड़ का, जो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, उन्होंने मतलब उनके जजमेंट के कुछ कुछ हिस्से में पढ़ूंगा। एक तो उन्होंने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कैसे कर सकते हैं। अब बात यह है जज साहब की लोकतंत्र में विधायिका सुप्रीम होता है, भले ही आपके नाम में सुप्रीम लगा हुआ है, लेकिन आप सुप्रीम नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका, विधायिका और एग्जीक्यूटिव के बीच में, कार्यपालिका के बीच में अगर कन्फ्रंटेशन होता है तो फाइनली चूंकि लोगों ने प्रत्यक्ष तौर पे मतदान करके विधायिका में लोगों को बिठाया है, तो उसकी बात सबसे सुप्रीम होगी। उसे कानून बनाने का अधिकार है, जो कानून बनाया था योगी जी ने। और जहां जज साहब आप लोग चुप रहेंगे वहां कोई तो काम करेगा ना। जब सुप्रीम कोर्ट फेल हो जाती है, शाहीन बाग को चलने देती है, तब योगी सरकार को जब उस संस्था से कोई उपाय नहीं दिखता है, तब जाके योगी सरकार अपने तरह से एक ऑर्डिनेंस लाती है, फिर कानून बनता है और उसके बाद से रिकवरी का प्रोसेस शुरू होता है, ताकि ये दंगा का जो एक मतलब तंत्र बना हुआ है पूरा, कि उसमें फंडिंग होगी, ईदगाहों पे नमाज के दौरान जो है भड़काऊ भाषण पढ़े जाएंगे, हर शुक्रवार को जो है बच्चों को रेडिकलाइज किया जाएगा। तो उसको रोकने के लिए कि ये जो अब संस्कृति डेवलप हो रही है, ये दंगे का जो कल्चर डेवलप हो रहा है, तो योगी सरकार ने एक इनोवेटिव आइडिया लाया कि भाई जिसने किया है, अब तो वीडियो एविडेंस का जमाना है, हम उसके फेसेज निकालेंगे, हम चौराहों पे लगाएंगे और उनके बारे में जो भी खबर देगा उसके बाद हम धरपकड़ करेंगे और उसके बाद जो है रिकवर किया जाएगा डैमेज। यहाँ पे जजों की चुप्पी थी, इसी कारण से विधायिका को इस तरह का काम करना पड़ा, क्योंकि ये काम जजों का भी एक तरह से था। वो सुओ मोटो एक्शन ले सकते थे, स्वतः संज्ञान लेके वो कह सकते थे कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है और पुलिस को मोबिलाइज करना चाहिए। आप ज्ञान नहीं दे सकते, आप एक्चुअल में ऑर्डर पास कर सकते थे कि जितने इस तरह के बाग बन रहे हैं, क्योंकि जिस कानून के विरोध में प्रदर्शन चल रहे थे वो कानून भारतीय संसद में पास हुआ था। वो भी आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है कि वो कानून की लीगैलिटी क्या है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। एक संवैधानिक पास किए हुए कानून पे विरोध हो रहा था, विरोध में हिंसा हो रही थी, हिंसा के ही बाद विरोध शुरू होता है। पहले जामिया में दंगे हुए, उसके बाद विरोध शुरू होता है, और उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनके घर के आने वाले रास्ते में वो सड़कें नहीं पड़ती थी। यही कारण है कि जब आपको इस तरह से देखा जाता है, आप एक होपलेसनेस की स्थिति पैदा कर देते हैं, आशाहीनता, तो फिर जो है सरकारों को इस तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। अब जज साहब ने जो एक बात बोली है वो ये है कि दीज पुअर पीपल, निरीह बेचारे लोग, whose properties has been attached will have no remedy। मतलब आप यहां पे देखिए कि जो मर गए वो कौन पीपल थे जज साहब, जिनके घरों में आग लगा दी गई, जिन सड़कों को तोड़ा गया, बसों को फूंका गया, जो पुलिस वाले घायल हुए, उनको रेमेडी कौन देगा? उन्हीं की रेमेडी तो ये है कि जिसने किया उसको हम अपराधी कहेंगे और उससे जो है रिकवर करेंगे डैमेजेज। तो आपके लिए वो पुअर पीपल हो जाते हैं, वो बेचारे लोग हो जाते हैं। मतलब आप यह भी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस जज ने आंख मूंद कर बेनिफिट ऑफ डाउट किसको दिया? दंगाइयों को दिया। देखिए, हम भले हमारा कानून कहता है कि जब तक दोषी साबित ना हो जाए कोई, तब तक वो जो है निर्दोष है, ये प्रिंसिपल ठीक है।
लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के इन दंगाइयों के बारे में जो 833 की संख्या में है, क्या सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं पता कि सरकार ने प्राथमिक जांच करने के बाद विधायिका ने एग्जीक्यूटिव को आदेश दिया, जो स्थानीय प्रशासन था उसने प्राथमिक जांच की और उसके बाद डैमेज रिकवरी के लिए गया, तो वो तो अपराधी पूर्णतः अगर नहीं है तो जांच के एक दायरे का ये बेनिफिट ऑफ डाउट तो आप नहीं दे सकते उनको। इसका मतलब है आप सरकार के तंत्र पे अविश्वास कर रहे हैं, आप प्रशासन पे, जहां पे आप खुद नहीं गए कभी, आपने ना कोई स्वतः संज्ञान लिया, कोई ऑर्डर पास नहीं किया जब दंगे हो रहे थे, आप यहां अपने चैम्बर की उसमें बैठे हुए कोजीनेस में, कंफर्ट में, आराम में आप ये ज्ञान बांट रहे हैं कि वो पुअर पीपल है, वो बेचारे लोग हैं। आप बेनिफिट ऑफ डाउट सरकार के तंत्र को कैसे नहीं दे रहे हैं? या तो आप एज्यूम कर रहे हैं कि वो भ्रष्ट है, लेकिन जब एजम्पशन की बात आई तो आप लोगों से भ्रष्ट तो कोई है नहीं। लोअर जुडिशरी से लेके सुप्रीम कोर्ट कितना भ्रष्ट है वो आप एक सर्वे करा लीजिए इस देश में। मुझ पे तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट और तमाम तरह की चीजें आप करने लगते हैं, आप में थोड़ी भी शर्म, हया, लज्जा कुछ भी है तो आप एक रैंडम गांव चुन लीजिए, भारत का कोई भी गांव, और वहां से पूछ लीजिए जाके कि जजों के बारे में आपकी क्या राय है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में आपकी कितनी आस्था है। उनकी आस्था सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके बाद कोई रेमेडी नहीं है जज साहब, आप पे जाके सब कुछ खत्म हो जाता है। इस कारण आप, मतलब उनके पास कहीं और जाने के लिए है नहीं, वो रोड खत्म हो जाता है, इसलिए उस दीवार पे जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है या इंडियन जुडिशरी है वो सर मारते रहते हैं। फिर आप बेनिफिट ऑफ डाउट कैसे नहीं देंगे योगी सरकार को या उसके प्रशासन को, जिन्होंने जांच करने के बाद उनके पोस्टर लगाए और एविडेंस है। आपने ये मांगा होता, आपने ये कहा होता कि अभी के लिए इस कार्रवाई को स्थगित करो, हम एक कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी बनाएंगे। उस पर भी मैं आ रहा हूं कि तुम ही क्यों कमेटी बनाओगे, तुम्हारे ही लोग क्यों रहेंगे हमेशा, जो रिटायर हो गए जज उन्हें ही क्यों दिया जाए, इस पर मैं आगे बात करूंगा। आप ये कह सकते थे कि डैमेज रिकवरी का प्रोसेस जो है सारा का सारा, इनका जो लब्बो लुआब है, जो जज साहब बोल रहे हैं योगी सरकार को, यही बोल रहे हैं कि डैमेज का आकलन जो है वो कितना होगा, कितनी क्षतिपूर्ति होगी, इसका अधिकार आपको नहीं है। हमने फलाने जजमेंट में, एक बार 2009 में एक जजमेंट दिया था, उसमें बोला था कि हाई कोर्ट का सिटिंग या रिटायर्ड जज जो है वो तय करेगा। आपने आदेश दिया, ठीक है, आपके आदेश कानून नहीं है। बाय द वे, कानून विधायिका बनाती है, आपका आदेश तब फॉलो किया जाएगा, उसका प्रेसिडेंट तब लिया जाएगा। और आप तो लॉयर हैं, जज हैं, मुझे मतलब ज्ञान दीजिए इस बात पे। जब कोई उस बात को लेके वहां पे जाएगा कहने के लिए और आप देखेंगे कि ये लॉ उसके कॉन्फ्लिक्ट में, फिर भी लॉ इज सुप्रीम, आपका आदेश सुप्रीम नहीं है, तो जज साहब ये जो बकलोली चल रही है आपकी, पुअर पीपल से डैमेज कैसे ले लेंगे, हर बार आप ये जो शब्द इन्होंने यूज किया उसी पे मैं बोलना चाहूंगा कि जो ही आप विशेषण लगा देते हैं ना अभियुक्तों में, आपके यहां पे तो पट्टी बंधी हुई है। पट्टी का मतलब ठीक है, हम अंधा कानून नेगेटिव सेंस में कहते हैं, लेकिन पट्टी का जो अर्थ है, तात्पर्य यही है कि आपकी नजरों के सामने किसी भी तरह की आइडेंटिटी निरस्त हो जाती है। आप न उसका रेस देखते हैं, न नस्ल, न रंग, न जात, न धर्म, मजहब, उसका सोशल स्टेटस क्या है, आप कुछ नहीं देखते। आपको देखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो रिजर्वेशन नहीं लेने आया है, वो आपसे एक अपराध के संदर्भ में अभियुक्त बनकर आया है, जिसने दंगा किया था,
फिर वो पुअर हो जाएगा, फिर वो माइनॉरिटी का हो जाएगा। अंततः ये कहां तक जाएगा? या तो आप प्योरली रूल बुक से चलिए कि भारतीय संविधान, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो सीआरपीसी, इन दंड विधानों से और संविधान के व्यवस्था में हम कंप्लीटली बाय द बुक जाएंगे। अगर संविधान ने कहा है कि विधायिका सुप्रीम है, उन्होंने कानून बनाया है, तो हम जो है उस कानून को मानेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि वो आदमी कहां से है, पिछड़े वर्ग से है, कहां से आता है। या फिर आप अपने हर जजमेंट में इस बात को कंसिडर करेंगे, क्या आप करते हैं? क्या एक बलात्कारी गरीब होगा तो आप ये बात कंसिडर करेंगे? और वो बलात्कारी आपके किसी संबंधी के ऊपर ये क्राइम करे तब? इसीलिए तो पट्टी होती है कि यू कैनॉट कंटेक्चुअलाइज इन दैट सेंस। आइडेंटिटीज आप अटैच नहीं कर सकते। हाँ, मंशा क्या थी इसमें आप कंटेक्स्ट ले सकते हैं कि उसने आत्मरक्षा में छुरा चलाया या मारने के लिए छुरा चलाया, यहां तक तो आपको लीवे है। तो आप यहां पर सोशल स्टेटस, मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है संविधान में, लेकिन वो आरक्षण के संदर्भ में, वो दूसरे संदर्भों में। यहां पर आप पक्षपात कर रहे हैं। निर्धन होना दंगाई होने के लिए कोई मतलब एक्सक्यूज नहीं है कि वो गरीब है, उसको रेमेडी नहीं मिलेगा। अगर उसने पत्थर फेंका है, आग लगाई है, जिसका वीडियो फुटेज मौजूद है, आप इस तरह के शब्द इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब आपने ऑन द फेस ऑफ इट, वकील ने जो कहा कि ये लोग बहुत गरीब हैं जज साहब, तो आपने मान लिया। इस तरह के जजमेंट से न्यायिक व्यवस्था में आस्था लगातार गिरती चली जाती है। कोर्ट ने आगे ये कहा कि हम किसी प्रेजुडिस से ग्रसित होकर ये निर्णय नहीं दे रहे हैं, और मतलब सरकार ने जो कानून बनाया उस हिसाब से ठीक है। अब मेरा प्रश्न है कि जज साहब का इंटेंट क्या है, उनकी भावना क्या है? ये जो उन्होंने पुअर पीपल कहा या बोला कि डैमेजेस रिकवरी का जो प्रोसेस है उसको रोक दिया जाए, इंटेंट क्या है? क्योंकि न्यायिक व्यवस्था में या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की अगर हम बात करें तो वहां पे हमेशा यह देखा जाता है कि मकसद क्या था। क्या किसी ने छुरा, मतलब वो रखा हुआ था, गिर गया उसके हाथ ही पे आके, या उसने मारने के लिए मारा था? जब तक इंटेंट, भावना साबित नहीं होती, तब तक आप इस तरह का काम नहीं कर सकते। आप निर्णय नहीं सुना सकते, आप किसी को दोषी नहीं मान सकते। तो यहाँ पे बात यह है कि दंगाइयों को गरीब और निरीह किस आधार पे बोला गया? और फिर इस बात को जो मैंने अभी पीछे कहा आपको कि इक्वालिटी के सारे मतलब मानदंडों को जो आप खुद ही स्थापित करने की बात करते हो, उसको खुद तोड़ रहे हैं ये लोग। एक बात जो इसके बाद मतलब आप देखिए कि जो यही जिसको ये निर्धन गरीब ये सब बोल रहे हैं, इस पे निर्णय रिकवरी डैमेजेज का एडीएम ने लिया है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं उन्होंने किया। अब ये अड़े हुए हैं कि नहीं नहीं, हमने आदेश दिया था कि फलाना जज ही इस तरह में करेगा। आप अपने ही तंत्र के एक ऑफिसर की बात को, प्रशासन को आप जो है नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। ये कंपैशन नहीं है, यही पूर्वग्रह है, यही प्रेजुडिस है। यू आर प्रेजुडिस टुवर्ड्स द सो कॉल्ड पुअर पीपल, जो कि आपको दुर्भाग्य से उस वकील ने बोला है कि ये दंगाई नहीं, ये पुअर पीपल है, ये निरीह है, ये बेचारे हैं, इनके पास रेमेडी नहीं है, कहां जाए? वो अपील कर सकते हैं, अपील करें, केस कर दें सरकार के ऊपर। रेमेडी नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट तक ये बात कैसे पहुंची? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही, इसका मतलब यह है कि रेमेडी ही रेमेडी है, दे हैव एवरीवेयर टू गो। आप उसको स्थगित कर सकते थे, निरस्त करने का मुझे नहीं लगता है कि आपको अधिकार है। और वो इसलिए भी नहीं है, इस मुद्दे पे भी मैं आगे, इस बिंदु पे आगे चर्चा करूंगा कि निरस्त करने का अधिकार क्यों नहीं है। अधिकार मतलब ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट तो ब्रह्मांड के रचयिता हैं वो लोग, उन्होंने ऐसे
फिंगर स्नैप किया था, तो यहीं से सिंगुलैरिटी का जो प्रिंसिपल है ना, ये एटम से पूरा ब्रह्मांड तो उन्हीं से बना है। तो कर तो वो कुछ भी सकते हैं, लेकिन जो इन्होंने फर्जी बातें कह के पुअर पीपल है, रेमेडी नहीं मिल रहा है और वी आर नॉट प्रेजुडिस कहा, ये बिल्कुल झूठ है। ये किसी भी तर्क के मानदंड पे खरा जो है नहीं उतरता। अब इन्होंने कहा कि सिटिंग या रिटायर्ड जज जो है फैसला करेंगे कि वसूली कितनी की जाए, राज्य नहीं कर सकता। अब यहाँ पे कुछ आंकड़े मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक ये आंकड़ा है जो कहता है कि 5133 वैकेंसीज जजों की, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं जजों की, वो बाकी है। और इसमें आपको जान के आश्चर्य होगा या शायद आश्चर्य नहीं होगा कि इनकी नियुक्ति जो है वो सरकार नहीं करती, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यही लोग, कॉलेजियम का जो सिस्टम है वही लोग ये सब भी करते हैं। तो 5133 जज की कमी है आपके पास। 4 करोड़ मामले लंबित हैं आपके कोर्ट्स में, और आप क्या कर रहे हैं, आजम खान की भैंस चोरी हो गई, इस पे सिटिंग जज साहब जो है वो इस पे कमेटी बनाओ। और ये तो वस्तुतः है कि आपके जात भाई हैं, आपका उनका घर चलाना है, आपको पैसे आते रहने चाहिए, रिटायरमेंट के बाद भी तो आप किसी को वहां पे बिठा देते हैं और कोई इंटेंट नहीं है। क्या एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या इनफैक्ट थाने का जो थानेदार होता है वो आकलन नहीं कर सकता कितना डैमेज हुआ और कितना रिकवर किया जाना चाहिए? ये तो कॉमन सेंस की बात है। या तो आप एक गाइडलाइन बना दीजिए या कोई कमेटी बना दीजिए कि बस जलाने पे कितना रुपया का डैमेज होता है, घर में आग लगाने पे कितना होगा, कार जलाने पे कितना होगा, या तो आप ये बना दीजिए। नहीं तो इतना बुद्धि विवेक तो सामान्य जन को भी होता है। इतने करोड़ की प्रॉपर्टी का हुआ है नुकसान, इतने लोगों ने किया, उसको डिवाइड करके हम रिकवर करेंगे या वो जेल में जाएगा। इसमें आप क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज ही जाएंगे? मुझे तो सिवाय इसके कि मतलब आप सोचे ना कि बाकी हर चीज में लोग रिटायर कर जाते हैं। रिटायर क्यों करते हैं? आप बोलते हैं कि आप ठीक है, आप जाओ यार, जीवन जियो, या बुढ़े हो गए हो, तुम नहीं कर सकते हो। सिर्फ जज साहब लोग जो है वो बूढ़े हो जाएं, सांस किसी तरह चल रही, लेकिन हाँ उनको किसी कमेटी में डाल दो। काहे भाई, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सेवाएं दी थी, हाई कोर्ट में सेवाएं दी थी, बाकी क्यों नहीं करेंगे? बाकियों को आप पहले ही भ्रष्ट मान रहे हैं या इनकम्पिटेंट मान रहे हैं, जो ऑन द जॉब है उनको भी। आप भी अपने बारे में पता कीजिए, आपकी कॉम्पिटेंसी के बारे में लोगों की क्या राय है। अपने बारे में तो आप खुद ही बोल देंगे ना कि हम, अरे भैया हमसे मतलब बढ़िया कौन हो सकता है, हम हैं, हम ही हैं। मतलब आपका ट्रैक रिकॉर्ड कितना खराब है इस पे आप नहीं देखेंगे। हमने कह दिया है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज बैठेंगे तो वही फैसला लेंगे। अब देखिए कि ये जो चल रहा है इसके परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं, हमें ये भी समझना पड़ेगा। दंगाई दंगा करते रहेंगे क्योंकि उनको पता चल गया है कि सरकार तुरंत कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, और वो इस बात पर भी बेट करते हैं कि केस तो अनंत काल तक खिंचता रहेगा, क्योंकि हमारे महान जजों ने 4 करोड़ तो पहले से लंबित हैं, एकाध 200 400 एकाध लाख केस दंगाइयों के वो भी रहेंगे, वो भी चलते रहेंगे। साल में 2 बार डेट दिया जाएगा, किसी दिन उसका गवाह नहीं आएगा, किसी दिन कंडोलेंस हो जाएगा कोर्ट में, किसी दिन जज साहब को पेट खराब हो जाएगा। ये चलता रहेगा, दंगा करने वाले मर जाएंगे और उसके बाद हो सकता है कभी जजमेंट आ जाए कि हाँ भैया आप जो है रिकवर करो कॉस्ट। यहाँ पे जब सरकार जो है और प्रशासन जो है जुडिशरी का एक सब्सिडियरी कह लीजिए या उनके साथ सहचर संस्था बन के उनके कार्य को आसान करने की कोशिश कर रहा है,
तो एक प्रेजुडिस्ड माइंड के साथ कि नहीं वो माइनॉरिटी है और हमारे वकील कह रहे हैं कि वो गरीब और निरीह और बेचारे हैं, तो उस पे जो है रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आपको इसी संदर्भ में, मैंने क्यों कहा कि ये अनंत काल तक चलता रहेगा। एक तो सबसे 2020 में दंगे हुए, 2 साल हो गए हैं दंगों के, दिल्ली हिंदू विरोधी दंगों की मैं बात कर रहा हूं। चार्जशीट देखिए कितने समय फाइल हुआ, मीडिया ट्रायल हुआ, गर्भवती हैं इसलिए इनको बेल दे दीजिए, वो बीमार रहते हैं इसलिए बेल दे दीजिए, वो स्टूडेंट हैं इसलिए बेल दे दीजिए। सारी आइडेंटिटीज अपराधियों में, अभियुक्तों में चिपका चिपका के विक्टिम कार्ड और एक एक पूरा नैरेटिव चलाया जाता है और वो जो है बाहर होते जाएंगे एक एक करके। 2 साल हो गया, कितने कन्विक्ट हुए अभी तक? 53 लोगों की लाश गिरी थी और नृशंस हत्याएं की थी मुसलमानों ने। विनोद हो, दिलवर नेगी हो, अंकित हो, रतन लाल हो, राहुल हो, इतने लोगों की लाशें गिरी थी, 53 लोगों की। कहां है जजमेंट आपका? 2 साल 53 लोगों की लाश, बहुत बड़ा समय है। तो इसी पे तो ये दंगाई बैंक करते हैं। और दूसरा दंगाई इस बात पे बैंक कर रहे हैं कि 5 साल ही तो योगी की सरकार है। 5 साल तो यार पॉकेटमारी का केस इस देश में चल जाता है, तो 5 साल ये अपना टाइम बाय करते हैं कि आगे अखिलेश की सरकार आएगी, और जब अखिलेश की सरकार आएगी तो क्या होगा वो आप देखिए। ये एक बिल था, कम्युनल वायलेंस बिल, सोनिया गांधी लाना चाह रही थी। और इसके प्रावधान क्या थे कि दंगा कहीं भी हो, किसी ने भी किया हो, उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी, और उस इलाके की माइनॉरिटी नहीं, जो माइनॉरिटी इंडिया में डिसाइडेड है, भले 8 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी है, लेकिन वहां पे भी वो माइनॉरिटी नहीं होगा दंगे केस में। माइनॉरिटी मतलब प्रिंसिपली नॉन हिंदू जो भी रहेगा, उन पे केस नहीं होगा। इस पे बहुत बवाल हुआ, 2011 में ये चर्चा चली थी, और फिर सरकार इस बिल को 2000 आगे जाके मतलब इसको पुश करना चाह रही थी कि इस बिल को लाया जाए, प्रतिफलित किया जाए। अब आप बताइए मुझे कि अगर ये बिल आ जाता, फिर तो हो गया ना, हो गई बल्ले बल्ले टाइप का इनका, हो गया मस्त सिस्टम सेट है कि हम इम्यून हो गए, कि हम तो कम्युनल वायलेंस कर ही नहीं सकते हैं, हमें तो बना दिया। तो इसीलिए इस तरह के जजमेंट जब आते हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट को घुसने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये कह देते कि ये जुडिशियल प्रोसेस है, उनको करने दीजिए, अगर आपको लगता है गलत हुआ आपके साथ तब आइए आप और साबित कीजिए कि आपने दंगा नहीं किया था। नहीं, ये उल्टा करते हैं। राज्य के पास त्वरित दंगा समाधान के क्या उपाय होते हैं? मतलब जब यही कोर्ट शाहीन बाग होने देती है, किसान आंदोलन होने देती है, लाल किले पर आक्रमण और हिंसा होने देती है, ट्रैक्टर वाला याद ही होगा आपको कांड, दसियों लोग मरे हैं इसमें, दर्जनों लोग मरे, और जब तुम उस पे चुप रहते हो, तुम क्या कर रहे थे? इंटरलॉक्यूटर्स हम भेजेंगे, वो बात करेंगे। किस बात पे बात करेंगे? जो ऑलरेडी संसद द्वारा पास कानून है उस पर विरोध हो रहा है, और वो शांतिपूर्ण विरोध नहीं हो रहा है, उस पर दंगे हो जाते हैं, फिर भी आप इंटरलॉक्यूटर्स पे रिलाई करते हैं। आपके पास एक एग्जाम्पल था, उसके बाद किसान आंदोलन उसी तरह से बैठता है, उसमें भी दिन प्रतिदिन सप्ताह में एक, यहाँ पे किसी को काट दिया, वहां पे किसी को काट दिया, छुरा मार दिया, रेप हो रहा है, मोलेस्टेशन हो रहा है, आपने कुछ नहीं किया। उसमें भी आपने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, खास करके केंद्र सरकार की पुलिस, यहाँ पे दिल्ली पुलिस थी, आपने कुछ नहीं करने दिया। तो ये तो है ना कि एक तरह से आपको दंगाइयों, आप दंगाइयों को अपना मौन समर्थन दे रहे हैं, और ये जो आपने किया है वो मौन समर्थन भी नहीं, ये तो खुल्लम खुल्ला समर्थन है।
फिर आप किस मुंह से कहते हैं कि आप लोकतंत्र के रक्षक हैं? स्वयं आपने स्वीकारा इन्हीं केसेस की हियरिंग में कि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो सकता, यू कैन नॉट होल्ड द सिटी टू रैंसम, और हजारों करोड़ का नुकसान होता रहा इन पूरे आंदोलनों के दौरान रोड के ब्लॉकेज से। आपको पता था, आपने कुछ नहीं होने दिया, आपने उसको बस चल रहा है भाई, चल रहा है। जब मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था तो उसके तो आप सेल्फ प्रोक्लेम प्रोटेक्टर हैं, आपने क्या किया उसको बचाने के लिए? आपने पुलिस को आदेश तक नहीं दिया, ज्ञान देते रहे। ज्ञान की परिणति किस चीज में हुई कि जो किसानों को पक्ष में बिल था उसको निरस्त करना पड़ा। ठीक है, सरकार भी निकम्मी थी उस मामले में, लेकिन आप तो मुंह ठकुआ की तरह देख रहे थे। आपने क्या उखाड़ लिया वहां पे? चुनाव के मध्य यह आदेश आता है और यह बहुत कुछ कहता है कि इस नेक्सस की पहुंच कितनी अधिक है, कितना विस्तार और कितने प्रिविलेज्ड ये लोग हैं कि ये चुनाव के बीच में इस तरह के निर्णय न सिर्फ ले आते हैं बल्कि उसको एनफोर्स करवाते हैं, और योगी सरकार को एक तरह से अपना सम्मान यहाँ पे बचाना पड़ रहा है। और चूंकि अभी सरकार टेक्निकली बहुत कुछ करने के स्थिति में नहीं है, क्योंकि उससे उसके पूरे कैंपेन पे प्रभाव पड़ेगा, और इसको अब दूसरे लोग एक्सप्लॉइट करेंगे कि देखो तुम्हारे साथ ये हो रहा था, और पोलराइजेशन होगा। ये सारी चीजें कोई मतलब, आपको लगता है कि हिजाब वाला कांड, लावण्या की आत्महत्या, किशन भरवार की हत्या, रूपेश पांडे की हत्या, रैंडम गली मोहल्लों में टूटती मूर्तियां, मुसलमान भीड़ों के द्वारा तोड़ी जाती मूर्तियां, सब रैंडम है? नहीं, इट इज ब्लडी मेड टू लुक रैंडम। इट इज सो वेल ऑर्गेनाइज्ड, एंड आर्स इज ए सो वास्ट कंट्री कि जब ये सब होता है ना तो लगता है कि नहीं यार, ये तो रैंडम ही है, ये एक वहां हुआ, एक वहां हुआ। आज ही एक फैसला है अहमदाबाद ब्लास्ट वाले, जिसमें 38 मुसलमान अपराधियों को, सारे मुसलमान ही थे, उनको जो है जेल भेजा गया और मृत्युदंड दिया गया। आप उनके नाम पढ़िए और किस एरिया से आए, आपको लगेगा रैंडम है। रैंडम नहीं है। 49 लोगों ने सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट किए थे। इट वॉज नॉट रैंडम। एवरीथिंग वर्क्स लाइक क्लॉकवर्क। इसमें कुछ रैंडम नहीं होता, भले जितना वो जगह के विस्तार के कारण आपको उस तरह का दिखे। इनको जब तक अकाउंटेबल नहीं बनाया जाएगा, इन मिलॉर्डों को, तब तक ये कुछ ही जजों के परिवार से लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनते रहेंगे। कोई क्वालिफिकेशन आपको मतलब नहीं चाहिए उस तरह का। आप रैंडम जगह से लॉ की डिग्री ले सकते हैं, आप वकील बन जाइए और फिर आप वकील से सुप्रीम कोर्ट के जज तक जा सकते हैं। कोई आपको एग्जाम नहीं देना पड़ता है। ये इतना रैंडम है। और भ्रष्टाचार की कहानियां तो हम और आप हम जानते हैं। सत्य यह है कि न्यायपालिका ने इस लोकतंत्र की पवित्रता को नष्ट किया है, उसे छिन्न भिन्न कर दिया, उसे लगातार गिराती जा रही। धब्बा और कलंक है इनकी आत्ममुक्ता। सर्वे सर्वा होने का इनको जो घमंड है, वह हमारे पूरे लोकतंत्र को कहीं न कहीं नीचे खींचता चला जा रहा है। वामपंथियों के हाथों ये लोग ब्लैकमेल होते हैं, और इस तरह के डिसीजंस भी उसी जगह से इंस्पायर्ड लगते हैं। 1924 में एक कमेटी बनी थी कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस रैनकिन की अध्यक्षता में, जिसका कार्य था न्याय देने में हो रही देरी को लेकर सुझाव देने के लिए। 5 साल बाद 1929 में एसआर दास की अध्यक्षता में दूसरी समिति का गठन हुआ, जिसने कई उपाय बताए थे कि न्यायिक प्रक्रिया में तीव्रता कैसे लाई जाए।
दुर्भाग्य देखिए कि कमिटी तब भी बनती थी, आज भी बनती है और होता कुछ भी नहीं है। 1950 में सुप्रीम कोर्ट बनता है, 1972 में फिर एक कमेटी बनती है जेसी शाह की अध्यक्षता में। उसके बाद 14वीं, 27वीं, 41वीं, 54वीं, 58वीं, 71वीं, 74वीं, 79वीं और 144वीं लॉ कमीशन ने भी भारतीय न्यायिक व्यवस्था में हो रही देरी पर अपनी रिपोर्ट्स लगातार दी। 1985 में जस्टिस पीएन भगवती ने कानून दिवस पर दिए गए संभाषण में कहा कि वर्तमान न्यायिक प्रक्रिया और वर्तमान न्यायिक व्यवस्था रुग्ण है या किसी रोग से ग्रस्त है और ध्वस्त होने के कगार पर है। इस बात पर भी किसी ने संज्ञान नहीं लिया। हाल ही में कई मुख्य न्यायाधीशों ने 4.4 करोड़ लंबित कोर्ट मामलों पर लगातार बोला है अपने रिटायरमेंट डेज पे। मेरा प्रश्न यह है वेणुगोपाल जी कि टाइम पास मैं कर रहा हूं या आप लोग, जिनके लिए गरीबों की व्यथा कुछ भी नहीं है, जो अपनी बातों में गरीबों को कैसे मिलेगा न्याय इस पे खूब ज्ञान देते हैं, लेकिन छींक आने पर भी मांगे गए एडजर्नमेंट को मान लेते हैं और यह नहीं सोचते कि जिस निर्धन व्यक्ति के लिए 20 रुपये भी अत्यधिक है वो वापस गांव जाएगा, फिर से वकील को फीस देगा और फिर से अगली तारीख पर वही एडजर्नमेंट लेकर वापस चला जाएगा। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की एक रिपोर्ट के अनुसार उनके द्वारा जांचे गए मामलों में से 91% मामले जिनमें न्याय होने में देरी हुई कम से कम एक बार एडजर्न हुए। 70% मामले ऐसे थे जिसमें 3 से अधिक बार एडजर्नमेंट हुई। निचले न्यायालयों में 3.33 करोड़ केस, उच्च न्यायालयों में यानी हाई कोर्ट्स में 41 लाख और सुप्रीम कोर्ट में 65,000 मामले लंबित हैं। ट्राइब्यूनल्स की अगर बात करें तो 2017 की जुलाई तक 3,50,000 मामले वहां भी चल रहे हैं। निचली अदालतों के 25% मामले यानी 1/4 5 साल से अधिक समय से चल रहे हैं। और हाँ, 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल भारतीय न्यायिक व्यवस्था में हो रही देरी से भारत की जीडीपी को आधे प्रतिशत का प्रतिवर्ष नुकसान होता है। एक तो भारत में प्रति 10 लाख व्यक्ति मात्र 21 जज हैं, अमेरिका में 107, कनाडा में 75 होते हैं। उसके ऊपर बात यह है कि उच्च न्यायालयों में 37% और निचले न्यायालयों में 23% की वैकेंसी है, यानी जज अपॉइंट नहीं हो रहे। कई लॉ कमिश्नरों की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि न्यायिक व्यवस्था में कार्य करने के घंटों में वृद्धि आवश्यक है। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि हमारी न्यायिक व्यवस्था भारत के किसी भी कार्यालय से अधिक छुट्टियां लेती है। इनके द्वारा कहा जाता है कि अगर हम 5 घंटे कोर्ट में काम करते हैं तो 5 घंटे घर पर पढ़ते भी हैं। यूं तो भारतीय न्यायालयों की अकर्मण्यता पर सामान्य जनता को आंकड़े और तथ्य गिनाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें मालूम है। लेकिन भारत के अटॉर्नी जनरल महामहिम के वेणुगोपाल जैसे विधि पदाधिकारी द्वारा मुझे या मेरे जैसे व्यक्तियों द्वारा एक जर्जर व्यवस्था पर टिप्पणी को टाइम पास बताने पर तथ्य तो थूकने ही होंगे। मैं टाइम पास नहीं कर रहा वकील साहब, टाइम पास तो आप लोग कर रहे हैं इस देश की जनता के साथ। लज्जा आनी चाहिए आपको। आशा तो नहीं है मुझे कि मेरे लिए जब आपने टाइम पास जैसे शब्द लिखे तो आपकी वृद्ध उंगलियां इस झूठ को लिखने की बेशर्मी से कपकपाई होगी। जब आपने यह कहा कि अजीत भारती के कथनों की प्रकृति के कारण आपके पास अवमानना का केस चलाने की अनुमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो आप यह भूल गए कि व्यक्ति भले ही उम्र के 9 दशक पार कर चुका हो, उसका अपना जमीर वृद्ध नहीं होता, वह धिक्कारता है। आप 90 साल के हैं, आपको अवकाश ले लेकर घर में नाती पोते खिलाना चाहिए और अपनी वय से आधे वय के किसी युवा को यह कार्य करने दीजिए जिसे यह पता हो कि दुनिया बदल रही है और भारतीय लोकतंत्र की कोई भी संस्था किसी व्यक्ति के विचारों को दबाने की कोशिश में संविधान की मूल अवधारणा के विरुद्ध जाती है। आपको लज्जित होना चाहिए कि आपके पास कानून की पूर्ण जानकारी होने के बाद भी उम्र के इस पड़ाव पर, जहां व्यक्ति सुबह खाता है तो दोपहर में यह पूछता है कि उसने खाया था या नहीं, आपको यह याद नहीं रहा कि कोर्ट चाहे नाम में सुप्रीम भले लगा ले, वह मेरे संविधान प्रदत्त अधिकारों से परे नहीं है, जहां मैं विष्ठा को सोना सिर्फ इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि उसका रंग पीला है। कोर्ट भले ही 1971 में अपने विरोध में बोलने वाले लोगों की आलोचना पर ध्यान देने की जगह उन्हें अपमानित करने और जेल में डालने की मंशा से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का सहयोग लेता रहे, लेकिन यह क्रूर व्यवस्था न्याय और व्यक्ति की स्वतंत्रता की हर अवधारणा के परे। मैं इसे मानने से न सिर्फ इनकार करता हूं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान में दिए गए एक निर्णय से लिए गए शब्दों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अवमानना के मामले में कोर्ट स्वयं ही पीड़ित, न्यायाधीश, वकील और जल्लाद नहीं बन सकती। यह सामान्य बुद्धि विवेक से परे है कि हम नेताओं की कमियां गिना सकते हैं, पुलिस और कलेक्टर को लताड़ सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो भाई छुई मुई है और अंगूर का दाना है जिसे सुई चिबाने से वो किशमिश बन जाता है।
वेणुगोपाल 90 वर्ष के हो गए। उन्होंने आगे यह कहा कि मेरे वीडियो का अनुवाद सुनने के बाद उन्होंने पाया कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों पर आक्रमण करते हुए अपनी नीचता में डूबने को तैयार था। अगर मेरी बातें आपको नीचता लगती हैं वकील साहब, तो मुझे भी इस न्यायिक व्यवस्था की नीचता पर अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास हिंदू त्योहारों के समय वैज्ञानिक आधार के बिना पटाखों पर प्रतिबंध लगाकर दिवाली पर रोक लगाने की अथॉरिटी है, तो मुझे भी उस निर्णय पर मेरे शब्दों में, चाहे वो आपको अश्लील लगे या कुछ और, इसी संविधान में अधिकार है कि मैं वो कहूं। मैं न तो 90 साल का हूं, ना ही मैं वो नकारा हिंदू हूं जो हर त्योहार पर किसी न किसी तरह के न्यायिक ब्रह्मज्ञान पर सर झुकाकर जय हो सुप्रीम कोर्ट कहकर नाचने लगता है। आप शब्दकोश लेकर बैठिए और मुझे वल्गर, विटुपरेटिव, आउटरेजस, ग्रॉस आदि कहिए, क्योंकि एक शब्द से तो आपके 90 साल का ज्ञान बाहर आ नहीं पाता। इससे मेरे व्यवहार में धेले भर का अंतर नहीं आएगा, क्योंकि न्यायालयों की गरिमा 4 करोड़ लंबित मामले, भ्रष्ट जज और गरीबों को आर्थिक रूप से तबाह करने वाली यही व्यवस्था गिराती है। अजीत भारती जैसे तुच्छ व्यक्ति नहीं। मुझे घिन आती है ऐसी व्यवस्था से जिसके निर्णयों में पक्षपात दिखता है। बदबू आती है आपकी संस्थाओं से जो 2 बजे रात में 22 साल से चल रहे न्यायिक मामले के परिणाम आने के बाद भी आतंकवादियों के लिए खोले जाते हैं। आपने कहा कि मैं शिक्षित हूं और मैं जानता हूं कि मैं जो कह रहा हूं उससे कोर्ट की गरिमा गिरती है। तो आपको यह सोचना चाहिए कि भारत के सबसे अच्छे विद्यालयों में से एक सैनिक स्कूल तिलैया में पढ़ा विद्यार्थी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल महाविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के स्नातक कक्षा का सर्वोत्तम छात्र है, जिसे पत्रकारिता के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 85% अंक हैं, वो ऐसे शब्दों का चयन क्यों कर रहा है आपके लिए? मैं तो आपके ही तंत्र का उत्पाद हूं, आपके ही समाज ने मुझे पाला है, आपके ही निर्णयों पर अपने मित्रों के बीच सैकड़ों घंटों तक चर्चा की है। फिर मैं आपके जजों को भ्रष्ट क्यों बोलता हूं? कदाचित आप यह भूल रहे हैं कि शिक्षा का ध्येय सा विद्या या विमुक्तये होता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय होता है। यानी विद्या वह है जो विमुक्त करती है, विद्या वह है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। मैंने उसी विद्या के आलोक में आपकी पूरी न्यायिक व्यवस्था को देखा है और मैं आपके पूरे तंत्र को सामान्यीकृत करने पर, जनरलाइज करने पर विवश हूं, क्योंकि आपके निर्णयों का पैटर्न मुझे ऐसे आंकड़े देता है जहां आपको होली, दिवाली, कांवड़ यात्रा आदि पर ज्ञान देना होता है, लेकिन आप मौलाना साद को, भारत के मरकजों को, कोरोना के समय हो रही नमाजों को, शुक्रवार को सड़क घेर कर पढ़ी जाने वाली नमाजों को, मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकरों पर कुछ नहीं कर पाते। मैं चक्षुविहीन नहीं हूं, होऊंगा तब भी कानों से आपके निर्णय सुन सकता हूं कि आपके हाथ में कई बार कुछ नहीं होता। आपके लाउड स्पीकर पर शोर के निर्णय सिर्फ हिंदुओं पर लागू होते हैं। आपका घोर दुर्भाग्य कि मैं अंधा नहीं हूं, अश्लील मैं नहीं, अश्लील आपका पूरा तंत्र है। मुझे जेल में डालिए तब जाकर मेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। इससे भी बेहतर फांसी पर चढ़ा दीजिए, गिलोटिन में कटवा दीजिए, या गरिमा गिरी है तो यह भी कह दीजिए कि आज से 1 महीने तक मैं जज साहब के पखाने के पॉट को ब्रश लेकर साफ करता रहूं। क्योंकि जिस दिन आपने राजदीप सरदेसाई से लेकर प्रशांत भूषण जैसे लोगों के मामले में 1 रुपये की भीख ले ली, आप कुछ भी कह देने में सक्षम हैं। मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं होगा कि आपका यह फैसला है कि मैं सड़क पर झाड़ू लगाऊं या 6 महीने जेल में बिताऊं। आपको लज्जा नहीं आती, गरिमा की याद आपको तब नहीं आती जब छुट्टियां लेते हैं और आपके न्यायालयों में 4 करोड़ मामले लंबित होते हैं। यह मैंने तीसरी बार कहा है और इस बार भी कारण अलग है। अमेरिकी कोर्ट में पिछले वर्ष 4 मामले लंबित थे, जज लोग छुट्टी पर जा रहे थे। तब यह बहस हुई कि क्या हमें इन मामलों को निपटा लेना चाहिए, तब छुट्टी पर जाना चाहिए, या हम तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। आप लोग भारत में दिए जाने वाले निर्णयों के समय तुरंत अमेरिका के जजों और उनके सिद्धांतों की चर्चा करने लगते हैं, तो यह कब सीखेंगे उनसे कि आप जब छुट्टी मना रहे होते हैं तब लाखों गरीब न्याय की आस में फिर से तारीख लेकर घर लौट जाते हैं। 8 से 10 साल लगते हैं आपको बलात्कार के मामले में सजा देने में। 14 साल लग गए आपकी निचली अदालत को अहमदाबाद बम धमाकों में सजा देने में। अब मुझे यह बताइए कि क्या इस पर उन 38 दरिंदों को आपकी न्यायिक व्यवस्था 1 महीने के भीतर फांसी दे सकती है? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप अगले 14 साल लेंगे सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति की मर्जी और फिर उसके रिजेक्शन पर रिव्यू पिटीशन डालने तक। तो हाँ वेणुगोपाल जी, मैं लिखता हूं और मैं बोलता रहूंगा। मैं उन्हीं शब्दों में लिखूंगा और बोलूंगा जो मुझे आते हैं। मैं सुरक्षा भाषा बोलूंगा, क्योंकि मुझे काला कोट पहनकर सुशोभित शब्दों में झूठ और प्रपंच बोलने से कहीं उत्तम अपनी सीमित शब्दावली में सुरक्षा भाषा में सत्य बोलना बेहतर लगता है।
आप लिखते रहिए कि डिसेंट इज शक्ति वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी, पालन मत कीजिए क्योंकि आप न्याय की कुर्सी पर बैठकर भी पंच परमेश्वर नहीं बन पाते। ज्ञानवाणी की अविरल धारा आपके मुखारबिंदों से प्रवाहित होती रहती है, लेकिन उसे आपके अपने ही तंत्र के अधिकारी एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। इसलिए मैं डिसेंट और शक्ति वॉल्व और डेमोक्रेसी जैसे खोखले शब्द नहीं बोलता, मैं वही टुच्ची सड़क भाषा बोलता हूं जिसका नाम हिंदी है, क्योंकि अच्छी भाषा तो वह है जिसमें आपको अनुवाद करके पढ़ना होता है अंग्रेजी में। इस अभिजात्य अभिमान के प्रक्षेपास्त्रों से आप मुझे पराजित नहीं कर सकते। मैं कर्ण की भूमि अंग प्रदेश से आया हूं, जिसे मारने के लिए अर्जुन को युद्ध के नियम तोड़ने पड़े थे। भगवान कृष्ण को भी उकसाना पड़ा था, फिर भी मरणोपरांत भी वह उसी भगवान कृष्ण की करुणा और स्नेह का पात्र बना था। मैं भी जनता से कर्ण की ही तरह वचनबद्ध हूं कि मैं आपके ही परिष्कृत शब्दों में स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर वाला व्यक्ति हूं। मुझ पर ब्रह्मास्त्र चला लो जब मैं रथ के पहिए गड्ढे से निकाल रहा हूं। आप या आपकी व्यवस्था मुझे डरा नहीं सकती। आपने मेरे एक वीडियो पर सितंबर में अवमानना की अनुमति दी थी, मैंने उसके बाद 5 और वीडियो बनाए। मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपकी कैंसर से जूझती न्यायिक व्यवस्था को कोई छूना नहीं चाहता। आपने अवमानना का कवच अवश्य पहना है, लेकिन वह अभेद्य नहीं है। जनता के न्यायालय में तो मैं हमेशा जीतूंगा ही, और आपके न्यायालय में भी मैं जीतूंगा अगर आपकी व्यवस्था वाकई आंखों पर पट्टी बांधकर स्वयं ही पीड़ित और जज दोनों बढ़कर न्याय न सुनाए। आपको वीडियो से लगता है कि गरिमा गिराई गई है, तो लीजिए आज मैं इस प्लेटफॉर्म से यह भी घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा इस जर्जर न्यायतंत्र समेत भारतीय लोकतंत्र के हर हिस्से पर लिखे गए व्यंग्यों का एक संग्रह शीघ्र ही प्रकाशित होगा, ताकि लोग इसे इस सदी और हमारी न्याय व्यवस्था की अकर्मण्यता के दस्तावेज के रूप में सहेज कर रख सकें। मैं जानता हूं कि ऐसे कृत्य किसी आउट ऑफ जॉब टुटपुंजिए वकील के लिए ख्याति का मार्ग है, क्योंकि ऐसे मामलों में किसी को सजा या फाइन होने से कोर्ट की गरिमा कैसे बच जाती है, वह एक अनुत्तरित प्रश्न है। इसलिए आप नीचे दिए लिंक पर जाएं और इस पुस्तक की प्रति सुरक्षित कर लें। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि मैं किसान का पुत्र हूं, अभावों में पला हूं, अपने परिश्रम और देवी सरस्वती की महती कृपा से यहां तक पहुंचा हूं। उगते सूर्य को आप मुट्ठी में बांधने के लिए कैमरे का एंगल जितना बदल लो, मैं इतना तीव्र चमकूंगा कि तुम्हारी छाया तुम्हारे छोटे कद से भी छोटी होकर एक बिंदु में सिमट जाएगी, क्योंकि मेरे लिए आपके हर केस की धमकी के बाद आपका कद एक रेखा से बिंदु की तरफ सिमटता जा रहा है। मैं जगत जननी माता सीता के चरणों से पवित्र की गई धरा, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक की जन्मभूमि, आचार्य चाणक्य की धरती, नालंदा एवं विक्रमशिला जैसे ज्ञान केंद्रों, भारत के अनेक महान साम्राज्यों के राजधानी, पतंजलि, पाणिनि, आर्यभट्ट की कर्मभूमि बिहार का बेटा हूं। उसी चक्रवर्ती सम्राट के चक्र चिन्ह के नीचे लिखे आदर्श वाक्य को आपने छपवा तो हर कोर्ट में रखा है, लेकिन उसका अर्थ आप भूल चुके हैं। इसलिए मैं जानता हूं कि जहां धर्म है वहीं जीत है। मुझे भारत के संविधान में आस्था है और मेरी हृदय से इच्छा है कि आप जीवित रहें जब मैं इसी सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर इस अवमानना के क्रूर, एक तरफा, अतार्किक कानून को खारिज करवा दूंगा। भारत माता की जय, भारतीय संविधान की जय, यतो धर्मस् ततो जय।